नमस्कार। सेल्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत दोस्तों। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ना भूलें। दोस्तों मैथ सेक्शन का पेडागोजी का क्वेश्चन है दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर से हैं और आपके सीटेट 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से ही आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए सीधे चलते हुए प्रश्न की ओर। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता? ए, एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन की कलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके। बी, इसी संख्याओं के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करके। सी, दो दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि प्रदर्शित करते हुए। या डी, ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके कक्षा 4 के शिक्षार्थी को दिखा सकते हैं हम कि यह कथन सदैव सत्य नहीं है। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। बी, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। सी, केवल अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए। या डी, अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए, यह आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है? ए, क्षेत्रीय भ्रमण मौखिक परीक्षा ड्रिल कार्यपत्रक। बी, सर्वेक्षण परियोजना जांच सूची। सी, क्षेत्रीय भ्रमण मौखिक परीक्षा जांच सूची। या डी, क्षेत्रीय भ्रमण सर्वेक्षण परियोजना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए अंतर विषयों को विकसित करने के लिए क्षेत्रीय भ्रमण सर्वेक्षण व परियोजना का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये आपसे डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। गणित के कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है? ए, टेलर का किंतारा भिन्न का किट संख्या चार्ट। बी, संख्या चार्ट कंप्यूटर जियो बोर्ड। सी, टेलर का किंतारा कंप्यूटर जियो बोर्ड। डी, कंप्यूटर संख्या चार्ट जियो बोर्ड। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका टेलर का किंतारा कंप्यूटर जियो बोर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण है? ए, वर्गीकरण प्रतिवर्तिता अनुपातिक विवेचन। बी, पंक्तिबद्धता प्रतिवर्तिता अनुपातिक विवेचन। या सी, पंक्तिबद्धता वर्गीकरण अनुपातिक विवेचन। डी, पंक्तिबद्धता वर्गीकरण प्रतिवर्तिता। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका पंक्तिबद्धता वर्गीकरण प्रतिवर्तिता बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कक्षा 1 के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिनमें पेन, रबड़ और शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थियों ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं को के साथ कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर हैं। आपके विचार से विद्यार्थी को गणना के किन सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? ए, अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत। बी, स्थिर क्रम और अमूर्तन सिद्धांत। सी, एकेकी संगतता सिद्धांत। या डी, अमूर्तन सिद्धांत। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए आपका ए ऑप्शन अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत बिल्कुल राइट आंसर रहेगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को संकल्पना को कैसे समझाएंगी?
ए हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगी जिससे कोई भ्रम ना हो। बी स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगी। सी विद्यार्थियों को गिनतारा प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी। या डी उन्हें बताएंगी कि यह गलत है और फिर उन्हें सही उत्तर 5 बार लिखने के लिए कहेंगी। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी। सी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है। बी प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है। सी प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। डी प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों से समाकलन किया जा सकता है। बताना हो तो राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों सी ऑप्शन आपका प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। सी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। ए प्रतिरूप पैटर्न, बी कोण, सी सममिति, डी चौपड़। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए आपका बी ऑप्शन कोण जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों कोण की आकृति का प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं। ए पहला गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में। दूसरा गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में। तीसरा गणित को आनंददायक बनाने में। चौथा समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। ए ऑप्शन पहला दूसरा तीसरा, बी ऑप्शन पहला दूसरा तीसरा और चौथा, सी पहला और दूसरा, डी ऑप्शन पहला और दूसरा। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों डी ऑप्शन में पहला और चौथा होगा। इसमें दोस्तों आपका बी ऑप्शन पहला दूसरा तीसरा और चौथा बिल्कुल राइट होएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, एक दिन हुए आयत और समानांतर समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल समान, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझाने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है। ए कागज मोड़ने के प्रयोग से, बी पैमाने के प्रयोग से, सी जियो बोर्ड के प्रयोग से, या डी आलेख यानी ग्राफ पेपर के प्रयोग से। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका आलेख यानी ग्राफ पेपर के प्रयोग से बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ए गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। बी गणित को बच्चे के जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना। सी समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशलों को प्रोत्साहित करना। या डी तर्कसंगत विचारों को प्रोत्साहित करना। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए आपका ए ऑप्शन गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, दो अंकीय संख्या को दूसरी एक अंकीय या दो अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है। ए योग का क्रम विनिमय गुण, बी गुणन का क्रम विनिमय गुण, सी गुणन योग पर वितरण के रूप में, या डी गुणन विभाजन के प्रतिलोम के रूप में। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका गुणन योग पर वितरण के रूप में बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक कारण नहीं माना जा सकता। ए कक्षा कक्षी के अनुभव, बी प्रतीकात्मक, सी गणित की संरचना, डी लैंगिक भेद। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका लैंगिक भेद जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। ए जियो बोर्ड, बी मोती और माला, सी ग्राफ पेपर, डी गिनतारा।
बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों सी ऑप्शन आपका ग्राफ पेपर जो है वो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए ग्राफ पेपर सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण अधिगम का साधन है। ठीक है, तो इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे राइट होगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए एवं आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।